सर्वप्रथम देखिए, वेद जो है, वेद वेद के चार अंग हुए: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत मैंने गणित, खगोल शास्त्र, मंत्र इत्यादि पाया। सामवेद में संगीत, गायन, संगीत पद्धति जितनी हुई वो हम सामवेद के अंतर्गत पाए। यजुर्वेद के अंतर्गत मंत्र, पूजा पाठ, कर्मकांड की पद्धतियां हमें मिली। और अथर्ववेद का मतलब है तंत्र, उपाय, जितने मारण, उच्चाटन, जितनी प्रक्रिया रही, तांत्रिक क्रियाएं जितनी हुई, हम अथर्ववेद के अंतर्गत पाए। इसके बाद हमारा आता है ज्योतिष शब्द। वेद में ज्योतिष है ही, अर्थात उसके बाद वेदांग ज्योतिष में हमने पाया, जैसा देखा जाए, वेदांग के 6 अंग हुए। 6 अंग में से एक ज्योतिष अंग है। अब 6 अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 अंग हैं। अब उसमें हमें ज्योतिष ले लेना है, ज्योतिष परिचय, क्योंकि हम लोग ज्योतिष पे चर्चाएं कर रहे हैं। तो ज्योतिष ज्ञानम चक्षु बोला गया। अगर मेरे आंखें नहीं है, चक्षु माने आंख, ज्योति माने प्रकाश, ज्ञान का मतलब, शास्त्र का मतलब हुआ अध्ययन या ग्रंथ, जिसको क्रमबद्ध कहने मतलब ग्रंथ लेखबद्ध किया गया, वो मेरा शास्त्र हुआ ज्योतिष। तो ज्योतिष ज्ञानम चक्षु, वहां से हम लोग जो चर्चाएं कर रहे थे, बिना आंख के बिना हम ग्रह को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। सुन तो सकते हैं कि राहु की कंडीशन क्या है, छाया ग्रह है, केतु किसी ने बता दिया छाया ग्रह है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, ग्रहों का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, तो हमारा लग्न शुद्धि नहीं आएगा। हम किसी जातक के बारे में अच्छा से प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। अब व्यक्ति के प्रिडिक्शन की जब बातें आती हैं, तो हमें कुंडली में पूरे आकाश मंडल को हमने 27 भागों में बांट दिया, जो हमारे 27 नक्षत्र कहलाए। और उस 27 नक्षत्र को मैंने 12 राशियों में बांटा है। ये आकाश मंडल हुआ, इसको मैंने 360 सर्किल हो जाता है, इसको मैंने 27 नक्षत्र में आकाश को विभाजित किया। तो ये हमारा, जैसा देखा जाए, 27 नक्षत्र हुए। और 27 नक्षत्र को मैंने 12 राशियों में बांटा। 12 राशियों में जो हमारा 12 राशि हुई, अब 12 राशि की जब बात करते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसके बाद जब 27 नक्षत्र और 12 राशियों को विभाजित किया, तो 27 नक्षत्रों को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। मेरे वो आचार्य लोग या ज्योतिषाचार्य या महर्षियों ने इसको 9 ग्रहों में बांट दिया। तो एक एक 3-3 नक्षत्र, एक एक 9 त्रिक 27, 3-3 नक्षत्र मिलकर के एक एक राशि का निर्माण किया। अब 9 ग्रह कौन कौन से हैं, बेसिक में लोगों को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हुए। अब 9 ग्रह में सबको पता है 9 ग्रह है, लेकिन जब हमारा सिद्धांत जो बताता है कि ग्रह हमारे 2 होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, उसके बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पंचतारा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो हमारे 2 ग्रह राहु और केतु होते हैं, ये छाया ग्रह होते हैं। अब प्रश्न उठता है, ज्योतिषाचार्यों को ये नहीं पता है कि छाया ग्रह कौन से हैं और दृष्टि डालने वाले कौन से ग्रह होते हैं। तो छाया ग्रह हमेशा राहु केतु होता है, ये सदैव वक्री रहते हैं, मार्गी कभी नहीं होते हैं। सूर्य कभी वक्री नहीं होता, चंद्र कभी वक्री नहीं होता, चंद्र और सूर्य सदैव मार्गी रहते हैं। बाकी ग्रह सभी अस्त और वक्री होते रहते हैं। ये वक्री का मतलब क्या हुआ? जब पृथ्वी ग्रहों की परिक्रमा करती है, और जो ग्रह होते हैं, जैसा देखा जाए, एक ग्रह का परिपथ है और पृथ्वी तेजी से चल रही है, ग्रह नीचे की तरफ आ गए, तो इसको हम वक्रत्व बोल दिया। अब वक्र का मतलब पीछे की तरह नहीं, ये पेंडुलम की तरह चलते रहते हैं आगे पीछे। तो धीरे धीरे अपने कक्षाओं को ये जब पूरा करते हैं, इनमें समय लग जाता है, इसी को वक्रत्व कहते हैं। अब अस्त ग्रह की बातें आती है। अस्त ग्रह कौन से होते हैं? जब सूर्य के समीप कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए 100 बल्ब की वाट जल रही है और 200 वाट का उस पर प्रकाश आ गया, तो 100 वाट सूक्ष्म हो गया। तो अस्त ग्रहों का प्रभाव मेरी लाइफ में नहीं पड़ता, या कुंडली में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उस अस्त ग्रह को छोड़ देते हैं। या जब उस अस्त ग्रह की महादशा, अंतरदशा जब आती है, तो जातक पर, जैसा देखा जाए, उसका नुकसान होता है, दुष्परिणाम मिलता है।
अब एक कुंडली का चक्र हो जाता है जिसको हम 12 भागों में विभाजित कर देते हैं। जब वैदिक या भारतीय कुंडली में हमारे यहाँ भाव फिक्स हैं, इसको प्रथम भाव कहते हैं या लग्न कहते हैं। अब इसी को तनु भाव कहते हैं। द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव हुए। अब ये पूरा एक सर्किल हो गया ग्रहों का, 360 भाग। इसको मैंने 12 से डिवाइड जब करते हैं 30 अंश आ जाता है। 30 अंश का एक भाव होता है, अर्थात 30 अंश की एक राशि हम बोल देते हैं। अब तनु भाव ये लग्न होता है। अब लग्न हम किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाता है लग्न किसे कहते हैं। लग्नीत इति लग्नम, जब व्यक्ति जन्म ले रहा हो, यूक्लिप्टिक्स नाड़ी वृत्ति और क्रांति वृत्ति ये हुआ। इसी पे हमारा 12 राशियां जब चलती हैं, 12 राशियां ऐसे चल रही हैं, तो व्यक्ति यहाँ ये पृथ्वी हुआ और ये आकाश हुआ। इस चीज में जब जन्म लिया जाता है, जो राशि उदय हो रही है उसी वो जातक की लगना हुई, जिसे हम लग्न कहते हैं। अब मेरे यहाँ भाव फिक्स है, कोई भी राशि यहाँ आ सकती है। 12 राशियों में से मेष, वृष, मिथुन, तो जो पूर्व क्षितिज में उदय हो रही हो पहली राशि, वही लग्न हो जाती है। अब इस लग्न की जो क्वालिटी होती है, उसी जातक का वो लग्न शारीरिक रूप, उसका आकार, उसके कलर, यानी कि काला है, सांवला है, गोरा है, उसका हम आकलन करते हैं। फिर अब व्यक्ति ने जब जन्म ले लिया तो उसको बोलने की आवश्यकता हुई, तो हमने द्वितीय भाव को वाणी भाव बोल दिया। जब बच्चा जन्म लिया, बोला, तो उसको चलने की प्रक्रिया हुई, तो उसका मैं पराक्रम बोला। तीसरे हाउस को मैंने पराक्रम बोल दिया। उसके बाद चौथे भाव, क्योंकि वो व्यक्ति जन्म लिया, कुछ कदम चला, बातें किया और खेला कूदा, उसके बाद चौथे भाव में उसको नीड हुई कुछ खाने पीने की, तो मातृभाव बोल दिया। वो माँ दूध इत्यादि पिलाई, उसको बड़ा किया। जब आपके पास 4 चीज आ गए, बच्चा बड़ा हुआ, खेला, पराक्रम हुआ और ताकतवर हो गया, तो उसके कैरियर, एजुकेशन, उसकी बुद्धि का आकलन मैंने किया। तो पंचम हाउस मैंने उसकी बुद्धि और विद्या को बोल दिया। कितना बुद्धिमान होगा, कितना बुद्धि वाला होगा, बुद्धि का विचार करेंगे। लेकिन जब हमें बताना होगा कि इस राशि में कौन सी राशि पड़ा है, पांचवें हाउस के कौन सा ग्रहों की दृष्टि है, उस हिसाब से उसका हम आकलन कर लेंगे। छठा हाउस, जब आपके पास 3 चीजें आ गई, तो कोई में कोई शत्रु तो होगा ना, उससे लड़ने वाला, क्यों आगे मुझसे बढ़ रहा है कंपटीशन में, तो शत्रु भाव मैंने छठा बोल दिया। जब आप छठे शत्रु से निपटने के लिए फिर किसी पार्टनर की जरूरत होगी, तो उसको सप्तम भाव पार्टनर बोल दिया और मैरिज पत्नी भाव बोल दिया। उसके बाद फिर अष्टम, जब पत्नी हो गया, उसके सप्तम भाव पार्टनर भी हो गया, तो अष्टम उसकी आयु को लेके आकलन हुआ, आयु देखा। उसके बाद जब आयु हो गया तो कितना वो भाग्यशाली होगा, कितना धर्म कर्म करेगा, तो 9th हाउस मैंने कर्मा बोल दिया, उसका भाग्य बोल दिया। फिर उसने जब भाग्य आ गया, सब कुछ आ गया, किस व्यवसाय को करेगा, अपना जीवन कैसे यापन करेगा, दसम को मैंने कर्म भाव बोल दिया, जिससे हम व्यवसाय करते हैं, कौन सी उसकी वृत्ति होगी, क्या कैसे कमाएगा, तो हम उसकी राशि को देख करके, उसके बैठे हुए ग्रहों को देख करके जब हम आकलन करते हैं, दसम भाव। एकादश भाव, उसका लाभ जीवन में कितना वो कमाया, उसका लाभ कितना अर्निंग हुआ, वो लाभ भाव बोल दिया। 12वें भाव को मैंने व्यय बोल दिया। अब 12वां कितना कमाया, कितना खर्चा करेगा, उसका व्यय हुआ। उसके बाद 12वां भाव शरीर का व्यय हुआ, अर्थात उसको मोक्ष बोल दिया, शरीर बोल दिया, मृत्यु का बोल दिया गया। ये सीधा हमारा फंडामेंटल है, बेसिक ज्ञान है ज्योतिष का। अब कुंडली में प्रेम, लव लाइफ, अब इसके बाद बारे में कहां से देखा जाता है, बेसिक पंचम हाउस, सप्तम हाउस, नवम हाउस, इनका कुंडली में जब संबंध हो जाता है तो प्रेम विवाह होगा। अब प्रेम विवाह कितने प्रकार के होते हैं, इंटर कास्ट में होगा या अपर कास्ट में होगा या लोअर कास्ट में होगा, मतलब अपनी जाति से जब अपर कास्ट मतलब ब्राह्मण में होगा, तो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अपर कास्ट का होता है, तो ब्राह्मण में होगा तो उसके हम ग्रह को देख करके निर्धारण करेंगे कुंडली के आधार पर। लेकिन जब हम बेसिक चीज देखते हैं तो पंचम हाउस, सप्तम का संबंध और नवम का संबंध प्रेम विवाह से देखते हैं। इनका संबंध जब हो जाता है, ग्रहों का आदान प्रदान, एक दूसरे का संबंध, दृष्टि संबंध हो। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि संबंध होता है, कंजेक्ट होता है युति संबंध, और
साथ में बैठ जाना, एक ग्रह में बैठ जाना, नवम पंचम का स्वामी नवम में या नवम का स्वामी सप्तम में बैठ जाने से ये प्रेम विवाह होता है। तो प्रेम विवाह का आकलन हम यहाँ से करेंगे। उसमें लग्न इंपॉर्टेंट होती है, जब आपका शरीर ही नहीं होगा तो प्रेम होगा कहाँ से, तो मुझे शरीर का भी भाव देखना होगा। ये प्रेम विवाह के अंतर्गत आता है। तो सप्तम पंचम नवम प्रेम देखा जाता है। उसके बाद मेरा पास्ट लाइफ में प्रेम कैसा रहा है, इसको देखने के लिए हमें पास्ट लाइफ देखेंगे। पास्ट लाइफ में मेरे कर्मा जो होते हैं वो शनि होता है। शनि जिस हाउस में बैठेगा, शनि जिस हाउस में बैठेगा वो मेरे पास्ट कर्म है, हमने क्या किया है। राहु जिस हाउस को देखेगा, अब चूंकि राहु कहाँ देखेगा, एक कुंडली पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, कुंडली सीखने के बाद पता चलेगा। जिस भाव को राहु फोर्थ दृष्टि से देखेगा या चौथी दृष्टि से जो देखेगा वो आपके कर्म को बताएगा, आपने अच्छा कर्म किया है बुरा कर्म किया है। अब हम रिलीज कैसे करेंगे, अपने पास्ट कर्मा को कैसे सुधारेंगे, तो हमें ये शनि बताता है कि हमारा शनि जिस हाउस में बैठा है कुंडली में, उस हाउस के रिलेशन को मैं सुधार लूंगा तो हमारा जैसा देखा जाए पास्ट कर्म रिलीज होता जाएगा। अब हम कुंडली को देख करके किस गॉड की उपासना करना चाहिए, किस देवता के उपासक हो सकते हैं, तो मेरा फिफ्थ हाउस गॉड होता है, नाइन्थ हाउस रुझान होता है। अब आप कंटिन्यू पूजा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कुंडली में आने के बाद, आपको सीखने के बाद ही पता चलेगा, या आप जब प्रवेश लेंगे तब होगा। कुंडली से आप तीन पीढ़ी अपना, तीन पीढ़ी फादर का देख सकते हैं, मतलब तीन पीढ़ी तक हम पीछे और आगे देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। ये कुंडली के लिए जैसा देखा जाए ये कसप रहे हैं कर्म भाव, आपका पास्ट कर्मा और प्रेम विवाह। प्रश्न उठता है शादी कब होगी या ससुराल मेरी कैसे होगी, ससुराल की दूरी कितना होगी। तो हम सप्तम हाउस को देखते हैं। सप्तम हाउस का स्वामी नवांशा में D9 चार्ट में कहाँ गया है, किस राशि में बैठा है, उसके पोजीशन को देख करके हम इसको बता सकते हैं। मेरा पति कैसे मिलेगा, सुंदर मिलेगा या कैरियर कैसा होगा पति का, किस व्यवसाय होगा या जॉब वाला होगा। अब जॉब में गवर्नमेंट वाला जॉब वाला होगा या प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, IT सेक्टर में जाएगा या बिजनेसमैन बनेगा, ये आपके कुंडली के आकलन को देख करके ही बताया जा सकता है, या आप प्रवेश लेने के बाद आप सीख सकते हैं, आप स्वयं बताया जा सकते हैं। क्योंकि कुंडली से आपने अभी क्या किया है इसको भी बताया जा सकता है। चंद्रमा की पोजीशन को देख करके, चंद्रमा किस हाउस में है, प्रश्न कुंडली बना करके हम आपके क्या खाना आप खाए हैं उसको भी बताया जा सकता है। प्रेजेंट में आपने क्या खा के आए हैं, किससे बात करके आए हैं, इसको भी बताया जा सकता है कुंडली से। सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण कुंडली के आधार पर कर सकते हैं और विस्तार का विश्लेषण भी होता है। आप पास्ट, जब पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। अब कुंडली होती क्या है, इस पे प्रश्न होता है ना कुंडली। तो लोगों का, कुछ लोगों का ये मानना होता है कुंडली कुछ नहीं होती, लेकिन कुंडली सब कुछ होता है, क्योंकि आपने जो कर्म लेकर के आए हैं पूर्व जन्म के, उसी के अनुसार आप भोग सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो बाबा जी ने मेरी कुंडली बनाया, उसमें राजयोग लिखा था, राजा आश्रय। तो मैं तो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था और मैं सोचा कि मुझे राजा कहाँ से मिलेंगे, लेकिन जब मैंने ज्योतिष पढ़ा उसके बाद ज्योतिष के और अंदर गहराइयों तक गया तो मुझे राजा आश्रय मिला, जहां चंद्रकांता आपका रिलीज हुआ है। सब लोग जानते हैं चंद्रकांता सीरियल जहां से रिलीज हुआ है, वहां से हमारे अच्छे संबंध है। उन राजा का आश्रय मैंने लिया विजयगढ़ स्टेट से। वो सारे कहने मतलब हम लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि बाबा ने मेरी कुंडली बनाया फादर, उसके बाद मैं तीसरी पीढ़ी का। जब मैंने पढ़ा तो मेरे साथ सच्ची घटना है, आज भी कहने मतलब मुझे वो याद है क्षण। और शादी कितनी होगी, 2 होगी, 1 होगी, तलाक कैसा होगा, अफेयर कितने रहेंगे, ये हम आपकी कुंडली के आकलन के आधार पर बताया जा सकता है। कितने अफेयर रहेंगे, कितना रहा होगा हस्बैंड या वाइफ में, इसको कुंडली के आधार पर आपके करेक्टर का भी आकलन किया जा सकता है। ये कुंडली के महत्व के बारे में भी बताया जा सकता है। अब कुंडली में मैं भाग्य भाव को लेकर के चलते हैं कि भाग्य कहाँ से देखते हैं। अमूमन सारे ज्योतिषाचार्यों का कथन है कि 9वां भाव भाग्य का होता है, लेकिन जो हमारे पुराण में मिलते हैं ये आपके स्थूल भाग्य को दर्शाता है, स्थूल भाग्य। और इससे जो 9वां होता है, पंचम हाउस जो होता है, ये सूक्ष्म
भाग्य होता है। कौन सा भाग्य? सूक्ष्म भाग्य। स्थूल भाग्य ये होता है कि आपने जब जन्म लिया, जैसा देखा जाए कि आपके भाग्य, मतलब स्थूल भाग्य का मतलब स्थूल शरीर ये हो गई, ये आपका स्थूल शरीर, ये भाग्य, इन ग्रहों के कंडीशन को लेकर के हम भाग्य बता सकते हैं आपका भाग्य कैसा है, आपका भाग्येश क्या है। क्योंकि जो कि कुंडली आने के बाद ही ये आकलन होगा कि आपका भाग्य कैसा है। अब सूक्ष्म भाग्य क्या होगा? क्योंकि ये भाग्य से भाग्य, आपने जन्म लिया, उसके पिछले कर्म आपके क्या रहे, मतलब आपने जो जन्म लिया, जिस योनि से आए हो, योनि तो सबको पता है, अश्व योनि हुआ, व्याघ्र योनि हुआ, गौ योनि हुआ, नकुल योनि हुआ, मृग योनि हुआ, महिष योनि हुआ, मजार योनि हुआ, स्वान योनि हुआ। तो उस योनि के पहले क्या आप रहे हैं, मतलब जो जन्म हमने लेके आया उसके पहले मैं क्या रहा हूं, उसके सूक्ष्मांतर भाग्य का भाग्य मैंने देखा, तो वो सूक्ष्म भाग्य हुआ मेरा। मतलब मैं तीसरे पीढ़ी में कुंडली को लेके गया कि उसके पहले बेटा आप क्या रहे हैं, तो उसको मैं लेके गया। उसके बाद मैं ये सूक्ष्मांतर भाग्य हुआ। सब कॉन्शियस माइंड जिसे कर देते हैं, आपके चेतन अचेतन मन में कितने थॉट आए, तो उस योनि में जाने के बाद उसके सूक्ष्मांतर कौन सा भाग्य रहा। जब आप स्वयं नहीं होंगे तो आप किसका भाग्य देखेंगे, आप कौन सा भाग्य है। तो इसको हम लग्नाचार्ट भी कर दिए और सूक्ष्मांतर भाग्य कर दिए। बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को ये नहीं पता है कि इसका भाग्य, यहां से हम पंचम और एक का लग्ना भाव या प्रथम भाव से भी देखते हैं, नहीं पता है। तो ये मेरा भाग्य हो गया है। अब भाग्य कहते हैं भावी मेट सके त्रिपुरारी, एक कथन है कि भव्यता माने भाग्य को भी मेटने की शक्ति केवल शंकर जी में और किसी देवताओं में नहीं है। जैसे एक छोटी सी कहानी है मार्कंडेय जी की। मार्कंडेय जी अल्पायु थे, उसके बाद सारे ऋषि ने बताया कि भैया पैर छू करके आप आशीर्वाद लेते रहें। तो मार्कंडेय जी बचपन से ही पैर छूने की उनकी आदत हो गई, सबसे आशीर्वाद जुटाते रहे। अचानक शंकर जी और पार्वती भी आ रहे थे, तो मार्कंडेय जी जाके उनके पैर छुए, उन्होंने चिरंजीवी बोल दिया। अब किसी की आयु 12 साल देखा गया, उसके बाद वो चिरंजीवी अमर हो गया, लंबी आयु पा गया। तो केवल भगवान शिव में यह है, आपकी भव्यता को मिटा सकते हैं, आपके भाग्य को मेट सकते हैं। इसी तरह मेरी कुंडली में भाग्येश क्या है, भाग्य का स्वामी क्या है, उसकी आराधना करके मैं अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकता हूं, अपने कर्मा को रिलीज कर सकते हैं, पास्ट कर्मा को नए कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ये मेरे भाग्य को लेके डिपेंड होता है। अगर मेरे भाग्य बेकार है, मैं सतत, क्योंकि दोनों भाग्य और कर्म दो पार्ट होते हैं। कर्मवादी हमेशा बताता है कर्मणेव वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप करते रहो, फल की आशा मत करो, ये गीता भी बताती है। लेकिन आप कौन सा कर्म करेंगे ये निर्धारित है ना, आप उसी से रिलेटेड करेंगे जो आपने लेके आए, पूर्व कर्मा को लेके आएंगे, आप उसी तरह काम करते हैं। अब कैसे, आपने नहीं सोचा है कि मेरी दोस्ती या मेरे स्टूडेंट वहां से अच्छे अच्छे दोस्त होते जाएंगे, और जब वो मेरे अच्छे दोस्त हुए, किसी जन्म जन्मांतर के दोस्त ही मिलते हैं जो आपके भाग्य को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब ठीक एग्जाम्पल हमें मिलता है जब शनि की 7.5 चलती है। कहते हैं 3 लोगों की अगर 7.5 चल रही है और साथ में यात्रा कर रहे हैं तो एक्सीडेंट निश्चित होगा। अब एक्सीडेंट होता कब है? जब हमारी नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां होती हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी, नाक से दोनों छिद्रों से सांसें जब चले, वो एक्सीडेंटल केस होता है। उस समय अगर यात्राएं करेंगे तो आप एक्सीडेंट में जाएंगे या नुकसान होगा, चोट चपेट लगने का डर होता है। इसलिए ईड़ा नाड़ी जो होती है वो सारे हम पौष्टिक कार्य करते हैं, और पिंगला नाड़ी में जैसे हम अपना इंटरव्यू वगैरह देने से जाते हैं तो हमारे सिलेक्शन हो जाता है। तो शरीर का विज्ञान और सांस का विज्ञान भी कहने मतलब इसी कुंडली से रिलेटेड है। आप कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, आपकी कुंडली बताएगी। कब बताएगी? जब आप इसका अध्ययन करेंगे तब। कुंडली में हम आयु भाव के बारे में चलते हैं, क्योंकि आयु और मृत्यु का आकलन जैसा आचार्य बारामिहिर ने किया। अब आचार्य बारामिहिर कौन थे? आर्यभट्ट के समकालीन थे,
आचार्य वारामिहिर खट पंचाशिका और बृहत पाराशर होरासार लिखा है, जिसमें आचार्य वारामिहिर एक राजा थे। उन्होंने भविष्यफल किया था कि आपका बच्चा 12 साल का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उस समय राजतंत्र था, राजा अचंभित हो गए ऐसे सुन करके कि मेरा एक पुत्र है, वो अल्पायु 12 साल में कैसे मर सकता है। तो वारामिहिर की बातों को सत्यता परखने के लिए या अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को 7वीं मंजिल पे पहुंचा दिया। क्योंकि वाराह शब्द जैसा देखा जाए, क्योंकि आचार्य जी ने वारामिहिर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने वाराह पशु, वाराह माने सूकर भी होता है और वाराह माने बैल होता है जिसे हम सांड कहते हैं। तो राजा, आपके बच्चे की मृत्यु किससे होगी? बैल से होगी या सुअर से होगी। तो राजा ने अपनी व्यवस्थाएं कर दिया कि 7वीं मंजिल पे सुअर कैसे चढ़ेगा या बैल या सांड कैसे जाएगा। तो राजा ने 7वीं मंजिल पे बच्चे को पहुंचा देने के बाद से जैसा देखा जाए राजा निश्चिंत हो गए, क्योंकि बच्चा उस कमरे में अकेले था। और बच्चा अकेले होने के कारण, क्योंकि बच्चे की चंचलता और उत्सुकता हुई और एक बारह चित्र देखा, मतलब उस बैल सांड की एक आकृति देखा, उसको टेबल से उतारने के लिए प्रयास किया। उसके बाद जब टेबल से उतार रहा था, क्योंकि इतना भारी चित्र था, वो उसके सर पर से गिरा और वो मृत्यु हो गई उतनी टाइम पे, जितना टाइम पे आचार्य जी ने उसका फलित किया था। तो राजा ने जब जाकर देखा तो उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा शोक से, किसी का बेटा मरेगा शोक संतप्त हो जाएगा। फिर आचार्य वाराह के पास आए तो वाराह जी के प्रिडिक्शन को देख करके उन्होंने सराहना भी किया और दुख भी व्यक्त किया। तो इस तरह कहने का मतलब, हर जातक की मृत्यु कैसे होगी उसका अष्टम भाव निर्धारित करता है। अब अष्टम भाव मृत्यु को नहीं बताता है, अष्टम भाव में जो राशि पड़ती है ये ज्योतिष सीखने के बाद आपको पता चलेगा कैसे आप मरोगे। रास्ते में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट से होगा या गंभीर बीमारी से होगा, ये आपके 8वें भाव की राशि की कंडीशन के अनुसार मृत्यु होती है। ये बताता है आपकी मृत्यु का कंडीशन क्या होगा, 8वां भाव, नाट मृत्यु। ये उसके बाद ज्योतिष के आचार्य जी भृगु जी कहलाए। अब भृगु जी को आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार विष्णु भगवान बैठे थे, भृगु जी जा रहे थे, वो सुक्तावश भृगु जी थे, क्योंकि महर्षि वगैरह तपस्वी होते थे, उन्होंने अपने पैर से विष्णु जी के वक्षस्थल पर एक प्रहार किया, मतलब अपने पैर से वक्षस्थल पे मारा, विष्णु जी गिर गए। अब किसी की पति को कोई मारेगा तो पत्नी तो गुस्सा जाएगी। उनकी पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि समस्त पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण होंगे वो दरिद्र हो जाएंगे, अर्थात स्त्री विहीन हो जाएंगे, उनके पास लक्ष्मी नहीं होंगी। अब चूंकि भृगु ऋषि थे, वो वापस आए, एक भृगु संहिता नाम का ज्योतिष शास्त्र लिख डाला। अब भृगु संहिता ज्योतिष शास्त्र जब उन्होंने लिखा तो सृष्टि में जितना पैदा हुए हैं उनकी कुंडली, जो पैदा होंगे उनकी कुंडली, मतलब 9 टन की भृगु संहिता लिखा। और उसके बाद कहा जो ज्योतिष पढ़ेगा उसके पास लक्ष्मी स्वयं आएंगी दौड़कर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी लक्ष्मी को लाने के लिए। और ऐसी भृगु संहिता कुछ प्रमाण होशियारपुर लाइब्रेरी में अभी भी स्थित है। वहां से जिसकी कुंडली मिल जाती है, अर्थात भृगु संहिता से जिसकी कुंडली मिल जाती है, उसके फलित घटना हूबहू एकदम सटीक होते हैं, उसमें 1 मिनट 1 सेकंड का भी नहीं अंतर आता है। कुछ अंश प्रतापगढ़ में भी है, प्रतापगढ़ के कुछ पार्ट लखनऊ में भी है, कोई द्विवेदी जी हैं इंदिरा नगर में, उनके पास भी है, कुछ अंश है, मतलब अर्थात 10, 20, 25 पन्ने होंगे या 100 पेज तक होगा। उसके बाद हमारा रावण संहिता में भी कहने मतलब ज्योतिष का फलित कथन किया गया है। रावण संहिता उत्तर प्रदेश में देवरिया में कोई पाठक है उनके पास है, लेकिन अब विडंबना ये रही है जिसके पास भृगु संहिता है, जिसके पास रावण संहिता है, वो लोग अपने तक सीमित रखे ना, सबको नहीं बताए, अर्थात उस विद्या का लुप्त हो गया धीरे धीरे विद्या। क्योंकि अब आप लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं, अर्थात आप सीखना नहीं चाहते हैं तो जो ज्योतिष जानने वाले हैं धीरे धीरे वहीं तक विद्याएं रह जाएंगी और आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी।
इसका भी एक प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी स्तर तक कहने का मतलब ज्योतिष को उतारा गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जयपुर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमए की डिग्री देता है। बाकी तो संस्कृत विद्यालय में आपको आचार्य और शास्त्री की डिग्री देते हैं। और वर्तमान में जैसा मेरा जो है, हम अपने बारे में बताना चाहते हैं तो मैं अभी उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षण संस्थान से ज्योतिष के टीचर ही हैं, ज्योतिष पढ़ाते हैं। और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ज्योतिष से एमए किया, संस्कृत से एमए किया, प्लस यूनिवर्सल लॉ और वर्तमान की लॉ दोनों के बारे में मुझे ज्ञात है। तो अपनी लाइफ मैंने 2004 में मैं एमए कंप्लीट ज्योतिष से हुआ। उसके बाद 5-6 लाख कुंडली देख चुका हूँ, प्रैक्टिकल भरा हुआ है। आप लोग जितना अच्छा ज्ञान लेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप आए और ज्योतिष सीखें। मेरा नाम आचार्य शिवम और रुद्र तिवारी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। बेसिकली रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ।